You can prevent 80% of cardiac problems by simply improving your lifestyle. आप चलना शुरू कर दीजिए, आप मिनिमल एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, 60 मिनट्स वॉक कीजिए, 15 मिनट एक्सरसाइज कीजिए. इट कैन बी पुशअप्स, इट कैन बी कार्डियो, इट कैन बी रनिंग, जो भी आप करना चाहते हैं, बट डू सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. अगर आप ये सब करेंगे, यू कैन प्रिवेंट 80 to 90% ऑफ कार्डियक इश्यूज. नमस्कार, मैं ऋत्विक महाजन आपका स्वागत करता हूं टूवर्ड्स हेल्थ स्पॉन्सर्ड बाय उजाला सिग्नस जेके मेडिसिटी जम्मू में. इस शो के माध्यम से हम आप तक लेकर के आते हैं एक एक्सपर्ट पैनल ऑफ डॉक्टर्स जो कि आपको मदद करती हैं लेने में राइट हेल्थ डिसीजन एट द राइट टाइम. इसी मुहिम में आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर नजमुस साकिब, जो कि एक कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं एट उजाला सिग्नस जेके मेडिसिटी जम्मू. डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो. थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी. डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को कि आपकी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा कि कैसे आपने कार्डियोलॉजिस्ट बनने का डिसीजन लिया, वो क्या मोटिवेशन थी आपके इसके पीछे, और थोड़ा आपके बैकग्राउंड के बारे में कि क्या एक्सपीरियंस रहा और आज आप उजाला सिग्नस जेके मेडिसिटी जम्मू में कार्डियोलॉजी को जो है लीड कर रहे हो, उसके बारे में थोड़ा बताएं. सो बैक इन स्कूल डेज जब हम छोटे थे तो पढ़ाई में स्कूल में अच्छे माने जाते थे, तो पेरेंट्स ने ये ड्रीम दिमाग में डाल दिया डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बन गए. तो उसके बाद when I was doing my internship, my father had a cardiac issue. तो उस समय यहाँ पे कार्डियक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक था, तो वी हैड टू गो टू दिल्ली. हम दिल्ली गए, फिर एम्स जाने की ट्राई कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं. देन इवेंचुअली जब देखा टाइम ज़ाया हो रहा है तो वी वेंट टू फोर्टिस, तो वहाँ पे डैड का ट्रीटमेंट करवाया. तो इट वाज द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि मैंने कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, क्योंकि द वे डॉक्टर्स ट्रीटेड माई डैड देयर एट फोर्टिस, और जो मैंने वहाँ उनका ऑरा देखा, द वे दे वर सेविंग लाइव्स, एक बड़ा पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट लगा, जो मुझे लगा कि हमारी जगह पे ये मिसिंग है और नहीं है. तो एक ख्वाब देखा. तो जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो ऊपर वाला आपको वो दिला देता है. तो फिर ऐसे ही जर्नी चली. एमडी किया, एमडी के बाद आई ऑप्टेड टू गो फॉर डीएनबी बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस. मैं मेदांता चूज़ किया बिकॉज मेदांता इज़ वन ऑफ द टॉप नॉच कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट इन होल ऑफ इंडिया विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. तो वहाँ पे मैंने आई स्पेंट ऑलमोस्ट 6 years देयर, 3 year डिग्री, उसके बाद 3 साल और वहाँ काम किया. तो ऐसे करके मैं कार्डियोलॉजिस्ट बन गया. और फिर ड्रीम हमेशा यही था कि अपनी स्टेट में आके अपने लोगों को ट्रीट करना है. जो फैसिलिटीज़ के लिए लोग बाहर जाते थे वो ना जाना पड़े, और हम जितना अच्छा यहाँ पे लोगों को ट्रीटमेंट दे पाएँ वो दे सकें. जी डॉक्टर साहब, आपके कुछ पेशेंट से मिला तो बहुत इंस्पायरिंग लगा उनसे सुन के, जिस तरह का सेटिस्फेक्शन, और स्पेशली वो एक टर्म यूज़ करते हैं कि डॉक्टर साहब का बिहेवियर बहुत फ्रेंडली है, जो कि आई थिंक एक बहुत ज़रूरी होता है कंसल्टेंट को जब वो अपने पेशेंट को एक ट्रीटमेंट समझा रहा है. काउंसलिंग का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है डॉक्टर साहब एक कंसल्टेंट के लिए? सी बैक इन माई MBBS डेज आई रेड समवेयर कि जो पेशेंट आपके पास आता है वो एक भगवान का रूप है, ऊपर वाले की आजमाइश है. जैसे भी टर्म्स में आप इसको एक कहें, तो वो एक तकलीफ़ लेके आपके पास आया है, एंड वो आप उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं उसको चेक करके. तो वो आपको एक मौका दे रहा है, आपने जो सीखा है, जो नॉलेज एक्वायर किया है, आप उस पर वो अप्लाई करें और उसको हील करें, सो दैट यू नो गॉड रिवॉर्ड्स यू इन दिस लाइफ एंड मे बी हियर आफ्टर ऑल्सो. सो हमेशा पेशेंट्स के साथ एक डॉक्टर का बिहेवियर जो है वो बहुत पोलाइट होना चाहिए, और बड़े पेशेंस से हमें मरीज़ की बात सुननी चाहिए. क्योंकि जब आप बीमार होते हैं आप रियलाइज़ करते हैं कि आप बड़े स्ट्रेस्ड होते हैं, आप परेशान होते हैं, एंड यू जस्ट वांट the right words, the right diagnosis and right care. So as a doctor it is our responsibility and in fact it is our duty so that हम उनसे बड़ा politely बात करें और उनकी प्रॉब्लम को समझें. तो that should be the goal. जी डॉक्टर साहब, आपकी जो प्रैक्टिस है जम्मू में, किस तरह के खास प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रहे हैं आजकल के पेशेंट्स में? कौन सी ऐसी चीफ कंप्लेंट्स लेके पेशेंट्स आपके पास आते हैं? आजकल जो हम हर जगह सोशल मीडिया पे देख लें या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कहीं पे भी देख लें हम, तो हर जगह एक कार्डियक डिजीज़ की जो है ना, हर जगह हम सुनते हैं कि एक इंसान ठीक ठाक था, सडनली कोलैप्स कर गया. तो एक फियर भी बहुत स्प्रेड हो गया है सोसाइटी में. देयर इज़ अ फियर साइकोसिस. अगर ज़रा भी डिस्कम्फर्ट इंसान को लेफ़्ट साइड चेस्ट में पेन हो रहा है या बाजू में दर्द महसूस हो रहा है, शोल्डर में, अवेयरनेस लेवल्स इतने ज़्यादा हैं कि लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं. तो ओपीडी में मोस्टली हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं जिनकी ये कंप्लेंट होती है कि चेस्ट पेन हो रहा है. और अच्छी बात ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स का जो पेन होता है वो एटिपिकल चेस्ट पेन होता है, मतलब वो टिपिकल हार्ट अटैक वाला पेन नहीं होता है. बट एक अच्छी बात है जो सोशल मीडिया से अवेयरनेस स्प्रेड हो गई है, तो लोग वक्त से पहले अपना चेकअप करवाना शुरू हो गए हैं. क्योंकि पहले तो लोग अपना
50-50 साल की उम्र तक भी अपना चेकअप नहीं कराते थे, और फिर ऑल ऑफ सडन हम देखते थे कि कोई हार्ट डिजीज़ हो गई, हार्ट अटैक हो गया। तो आजकल की जो चीफ कंप्लेंट्स है हमारे पास पेशेंट्स की, वो तो यही होती हैं, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है। उसके अलावा सांस का फूलना एक बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम है, बट उसमें एक इशू है। बहुत सारे लोग जो है सांस के फूलने को ना अपनी एज के साथ कोरिलेट कर देते हैं। अगर तकलीफ हो भी रही हो तो लोगों के मन में ये होता है कि पॉसिबल है कि हमारी उम्र बढ़ रही है तो हमारा वो स्टेमिना नहीं रहा, जैसे हम जवान थे वैसा कर पाते थे। तो चाहे किसी भी स्टेज पे आपको लाइफ में ये लगे कि आपका सांस फूल रहा है, प्लीज़ उसको इग्नोर मत कीजिए। सांस फूलना दिल की बीमारी का सबसे पहला लक्षण हो सकता है, तो इसको कभी इग्नोर नहीं करना है। अगर ये किसी भी रीज़न से है, अपने डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि ये क्यों फूल रहा है। उसके अलावा पैल्पिटेशंस, जिसको हम सेंसेशन ऑफ एबनॉर्मल हार्ट बीट कहते हैं। मरीज़ कहता है कि मेरी धड़कन जो है, मैं अवेयर हूँ, मैं रात को लेटता हूँ, अपनी धड़कन सुनता हूँ, मैं चलता हूँ, थोड़ा बहुत भी चलता हूँ तो मेरी धड़कन तेज़ हो जाती है। एक ये कंप्लेंट बहुत कॉमन है। और हाँ, स्ट्रेस लेवल्स हमारी सोसाइटी में आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। और मैं ये अपने ऑडियंस से ये बोलना चाहूँगा कि स्ट्रेस जो है ये सिर्फ मेंटल डिजीज़ नहीं है, इट्स अ कार्डियोवास्कुलर रिस्क। मेक इट वेरी क्लियर, अगर आपका स्ट्रेस परसिस्टेंटली एलिवेटेड है, अच्छे चांसेस हैं कि अगर आपको साथ में बाकी रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हाई है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है, तो आपको हार्ट अटैक जो है उससे भी आ सकता है। और एक बहुत कॉमन आजकल जो एंटिटी हम देखते हैं, लोग आजकल क्योंकि अवेयर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, वो अपने इन्वेस्टिगेशंस खुद करवा लेते हैं। तो वो अक्सर हमारे पास अपना लिपिड प्रोफाइल लेके आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने अपना लिपिड चेक करवाया था तो ये सारा रेड में है। जब भी आपकी एनॉमलीज़ होती हैं लिपिड प्रोफाइल में तो वो सारा रेड में होता है। तो ये इस वक्त हमारा एक बड़ा हॉट टॉपिक है कि लोग अपना लिपिड प्रोफाइल करवा लेते हैं, और बड़े सारे लोग बिना काउंसलिंग के जो है खुद से दवाई खाना भी शुरू कर लेते हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी सी ऑन डेली बेसिस इन ओपीडी। बाकी हार्ट अटैक्स तो डेफिनेटली है ही हैं, वो तो आते ही रहते हैं वैसे केसेस हार्ट अटैक वाले। विंटर्स में हार्ट फेलियर, मतलब जहाँ पे आपके शरीर में पानी जमा हो गया है, वो बहुत कॉमन होता है। सांस फूल रहा है, स्वेलिंग है बॉडी में, हार्ट की पंपिंग वीक हो गई है। तो वी सी ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ कार्डियक पेशेंट्स इन द ओपीडीज। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपने अभी बात की कि सोशल मीडिया पे बहुत हार्ट को लेकर के अवेयरनेस है, जिसमें काफ़ी वीडियोस में ये देखा जाता है कि जो हार्ट अटैक है आमतौर पर आफ्टर 60s देखने को मिलता था, बट हमारे देश में जो यंग पॉपुलेशन है, जो अभी अर्ली 30s में है, अर्ली 40s में है, इवन बिलो 30 भी हार्ट अटैक देखने को मिल रहे हैं। ये क्या रीजंस है जो हार्ट अटैक के रेट्स हैं इस एज की पॉपुलेशन में बढ़ने के, इसके बारे में अगर दर्शकों को थोड़ा बताएं। हार्ट डिजीज़ के ना मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। हार्ट डिजीज़ के जो मेन रीजंस होते हैं क्यों हार्ट अटैक आता है सोसाइटी में, उसके लिए रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें आपका हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, मोटापा है, डिस्लिपिडीमियाज़ हैं, इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स ऑफ बॉडी हैं। तो ये मल्टीपल रीजंस जो है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैड फूड है, ये मल्टीपल फैक्टर्स आपके जो हैं हार्ट अटैक के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और स्पेशली पोस्ट कोविड एरा हमने देखा कि जो हार्ट अटैक का जो इंसिडेंस है वो थोड़ा और बढ़ गया, क्योंकि कोई भी जो हार्ट डिजीज़ होती है बेसिकली ये क्या होता है कि हमारी जो खून की नाड़ें हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है। तो कोई भी जो इन्फ्लेमेटरी स्टेट हो बॉडी की, उसके अंदर ये प्रोसेस जो है स्पीड अप हो सकता है या हार्ट अटैक भी ला सकता है। तो जो आपका सवाल है कि अर्ली हार्ट अटैक्स हमारी सोसाइटी में देखे जा रहे हैं, तो उसके पीछे ये रीजंस हैं। एक तो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, अवर लाइफस्टाइल हैज़ चेंज्ड, और उसके साथ साथ हमारा जो है खाना पीना जो है वो काफ़ी चेंज हो गया है। बहुत सारे लोग अपना प्रॉपर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर नहीं करते हैं, जंक फूड की तरफ जाते हैं। और स्मोकिंग, जिसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं, स्मोक हमारी सोसाइटी में लोग बहुत ज़्यादा कॉमनली कर रहे हैं। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ के लिए। और साथ में एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल। तो जब हम इन सब रिस्क फैक्टर्स को एक साथ ले आएँ तो हमें रीज़न पता लग जाएगा। अब देखिए, हमारी साइंटिफिकली ये रिकमेंडेड है कि हर इंसान को 70 to 75 मिनट्स वॉक करना चाहिए एवरी डे, और सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी शुड बी देयर, जिसमें आप कोई मसल ट्रेनिंग कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज कर रहे हो। तो देखा जाए तो 80-90% पॉपुलेशन जो है वो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाती है। रीज़न क्या है? दे आर ऑक्यूपाइड विद देयर वर्किंग आवर्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, और मे बी वी हैव बिकम अ बिट लेजी। और साथ में हमारा चलना फिरना जो है ऑलमोस्ट कम हो गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर ड्राइविंग देयर कार्स या मोटरसाइकिल्स पे चल रहे हैं, और जंक फूड का भी इंटेक काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से जो अब देखा जाए कि वेस्टर्न पॉपुलेशन के मुकाबले हमारे कंट्री में 10-15 साल पहले ही हार्ट अटैक का जो है इंसिडेंस वो देखा जा रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा है, मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ तो 26-27 साल के लड़कों को भी मैंने यहाँ पे स्टेंटिंग की हुई है फॉर एक्यूट हार्ट अटैक।
सो इट इज़ इंक्रीजिंग डेफिनेटली। और अब मैं आपको इसका बड़ा आसान तरीका बता दूं, इफ़ यू आस्क मी फॉर अ सोल्यूशन, यू कैन प्रिवेंट 80% ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम्स बाय सिंपली इंप्रूविंग योर लाइफस्टाइल। आप चलना शुरू कर दीजिए, आप मिनिमल एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, 60 मिनट्स वॉक कीजिए, 15 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। इट कैन बी पुशअप्स, इट कैन बी कार्डियो, इट कैन बी रनिंग, जो भी आप करना चाहते हैं, बट डू सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप ये सब करेंगे, यू कैन प्रिवेंट 80 to 90% ऑफ कार्डियक इशूज़। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब यही आपने बात की थी कि रेगुलर चेकअप्स, आजकल के लोग बहुत पर्टिकुलर हो गए हैं। ऐसे कौन से रेगुलर चेकअप्स, डायग्नोस्टिक और स्क्रीनिंग्स हैं जो एक आफ्टर 20 यूजुअली आप रिकमेंड करते हैं कि कराते रहना चाहिए? देखिए, आजकल के सिनेरियो में एवरी पर्सन हु अटेन्स द एज ऑफ 20, उनको चाहिए कि अपना एक BMI चेक करवा लें, दैट इज़ बॉडी मास इंडेक्स। आपका जो है, आपका वेट और हाइट का रेशो जो है वो कैसा है, वो चेक करवा लें। अपना ब्लड शुगर फास्टिंग चेक करवा लें, अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करवा लें, अपना किडनी फंक्शन टेस्ट चेक करवा लें, और साथ में अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवा लें। कीप इट वेरी सिंपल, जस्ट गेट दीज थिंग्स डन। अगर इनमें कोई अनॉमली आती है तो आप डॉक्टर से मिलके वो आपको गाइड करेंगे कि फर्दर आपने क्या कराना है। अगर ये सारी इन्वेस्टिगेशंस आपकी नॉर्मल हैं तो आप आराम से 1-2 साल के बाद दोबारा से इसको जो है रिपीट करा सकते हैं। और अगर आपकी फैमिली में रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट डिजीज़ हैं, कार्डियक कंडीशंस जो हैं, कुछ जेनेटिक कंडीशंस भी होती हैं, तो वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करके, हो सकता है डॉक्टर वुड रिकमेंड यू सम एडवांस टेस्ट्स आल्सो लाइक ECG, एक इको करवा सकते हैं या TMT करवा सकते हैं। एक बड़ी खास एंटिटी होती है जिसको फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया कहते हैं। इट रन्स इन द जीन्स। अगर आपके ख़ानदान में कोई भी ऐसा इंसान है जिसको अर्ली स्टेज पे हार्ट डिजीज़ हो गई हो, 40 से पहले हार्ट अटैक हो गया, तो आपने उनका कोलेस्ट्रॉल चेक करवाया तो ज़्यादा था, तो ये मैंडेटरी है कि अपने उनके सारे जो बच्चे आगे हैं या सिबलिंग्स बाकी हैं, उन सब का कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप इसको टाइमली डिटेक्ट करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे, तो यू कैन ऐड ईयर्स टू योर लाइफ। और ये जो डिज़ीज़ है, जो बड़ी एग्रेसिव डिज़ीज़ होती है हाई कोलेस्ट्रॉल वाली, इसको आप दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव गॉट लॉट ऑफ गुड ड्रग्स विच कैन कंट्रोल दिस डिजीज़। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ये हार्ट डिजीज़ के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? क्या अर्ली सिम्टम्स देख के एक पेशेंट को सतर्क होना चाहिए कि वो एक हार्ट डिजीज़ नियर फ्यूचर में फेस करने वाला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपका चलने पर सांस फूल रहा है, चलने पर आपकी छाती में दबाव महसूस हो रहा है, या दर्द महसूस हो रहा है, या ऐसा लग रहा है कुछ भारीपन लग गया जो कि रेडिएट हो रहा है टुवर्ड्स योर जॉ, इन द लेफ्ट आर्म, टुवर्ड्स द बैक, और वो बैठने से आपको रिलीफ मिल रहा है, तो ये बिल्कुल ही क्लियर कट कार्डियक इशू रिलेटेड है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द हार्ट। और अगर आपको जो है चलने पर पैल्पिटेशंस फील हो रही हैं, धड़कन आपकी ज़्यादा तेज़ हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हो रही है, और आप पहले फील करते थे कि मैं 1 किलोमीटर चलने पर मुझे ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन आज मैं 500 मीटर ही चल रहा हूँ तो मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ योर हार्ट। ये अर्ली वार्निंग साइन है। उसके अलावा चलने पे आप थकावट महसूस कर रहे हैं, वो भी एक कार्डियक साइन हो सकता है। एंजाइना, दर्द होना, वही जो छाती में मैंने आपसे कह दिया दर्द, सो फैटीग, एंजाइना, पैल्पिटेशंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कार्डियक साइंस अर्ली हो सकती हैं। तो इनको कभी इग्नोर ना करें और जितना जल्दी पॉसिबल है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये तो हो गया रिलेटेड टू ब्लॉकेज ऑफ द हार्ट। उसके अलावा अगर आपको जो है टांगों में स्वेलिंग आ रही है, आपके पैर सूज रहे हैं, उनमें आप हाथ लगा रहे हैं तो आपकी स्किन डिप हो रही है, और रात को जब आप लेटते हैं आपको खांसी आती है, लेट नहीं पाते हैं, आपको उठना पड़ता है, इसका ये मतलब है कि आपके हार्ट की जो पंपिंग है वो या रिलैक्सेशन है वो एबनॉर्मल है। तो उस केस में भी आपने अर्लीस्ट पॉसिबल अपने डॉक्टर से मिलना है। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब हार्ट में थोड़ा और आगे जाना चाहूँगा। एक और बहुत प्रिवेलिंग सिचुएशन जिसे हार्ट अटैक कहते हैं। एक आम आदमी क्या ऐसे लक्षण देख के इसको लेबल करे कि ये हार्ट अटैक है, और क्या फर्स्ट एड देनी चाहिए बिफोर गेटिंग टू अ हॉस्पिटल? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल सुनने में आता है दे कैन नॉट इवन रीच हॉस्पिटल। तो आप उन लोगों को क्या फर्स्ट एड के बारे में बताना चाहेंगे? दीज आर टू थिंग्स, वन इज हार्ट अटैक और दूसरा कार्डियक अरेस्ट होता है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो हार्ट अटैक वो कंडीशन होती है जहाँ पे आपके हार्ट के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन था, उसका जो प्लाक था वो रप्चर होकर पूरी आर्टरी जो है उसको क्लॉट ने, थ्रोम्बस ने बंद कर दिया है। तो जब वो कंडीशन आती है तो पेशेंट को एक सिवियर फॉर्म ऑफ चेस्ट पेन होता है, वो अपनी चेस्ट पकड़ के बैठ जाता है, स्वेटिंग होती है, डायफोरोसिस, पसीने आते हैं पेशेंट को, और वो इमीडिएटली ही आस्क्स फॉर हेल्प। इट इज़ अ पेन ऑफ इम्पेंडिंग डूम, मतलब ऐसा क़यामत आने वाली है मरीज़ के ऊपर, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और उसको डायग्नोज करने का तरीका एक ही है, यू हैव टू गेट अ ECG डन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम विल टेल यू कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है या ये दर्द किसी और रीज़न से हो रहा है। बट अगर इस तरह का दर्द है जो मैंने आपसे कहा कि पेशेंट को बहुत सीवियर पेन हो गया और पेशेंट को रिस्क फैक्टर्स हैं, ही इज़ हाइपरटेंसिव, ही इज़ डायबिटिक, तो ये दर्द जो है ये हार्ट से रिलेटेड है। आपने सबसे पहले मरीज़ को जो है
हॉस्पिटल पहुंचाना है, ईसीजी होगा और ईसीजी देखने के बाद ही, उसका डायग्नोसिस होने के बाद ही आप ट्रीटमेंट इनिशिएट कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ अ हार्ट अटैक और आप जिस जगह पे पहुंचे हैं वहाँ पे कैथ लैब है, पेशेंट वुड बी शिफ्टेड देयर और वहाँ पे इमीडिएटली उसकी आर्टरी को ओपन किया जाएगा जिससे उसकी लाइफ बच सकती है। अब दूसरी एंटिटी कार्डियक अरेस्ट, आपने कहा कि मरीज़ हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाता है। ये वो एंटिटी होती है कि जहाँ मानो हार्ट अटैक भी आ गया और साथ में हार्ट की रिदम एबनॉर्मेलिटी हो गई और इंसान सडनली क्रैश कर गया। उस केस में आप जो भी आसपास उसके लोग हैं, आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, उसको सीपीआर कहते हैं। आपने मरीज़ की चेस्ट को कंप्रेस करना स्टार्ट कर देना है और आपने कंप्रेशंस कंटिन्यू रखने हैं जब तक कि आप मेडिकल हेल्प आपके पास ना पहुंच जाए। आपने एम्बुलेंस को फ़ोन कर देना है, किसी से बोल देना है और चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर दें। पहले एक हम कहते थे कि माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी होती है, नाउ इट इज़ नो मोर नेसेसरी, क्योंकि एट टाइम्स यू आर नॉट कंफर्टेबल। कोई बाई स्टैंडर जो है वो नहीं चाहेगा माउथ टू, बिकॉज यू आर नॉट ट्रेन्ड, यू डोंट नो हाउ टू डू इट, आपको नहीं मालूम है, तो आप सिर्फ और सिर्फ सीपीआर करते रहिए। एज़ पर लेटेस्ट गाइडलाइंस आप सीपीआर भी करते रहेंगे और तब तक ना रुकें जब तक कि कोई बाई स्टैंडर नहीं आता है, और इससे मिरेक्युलसली एट टाइम्स यू कैन सेव लाइव्स। हमारे पास एक हॉस्पिटल में पेशेंट आया था जो कि नमाज़ पढ़ते पढ़ते क्रैश कर गया था इन द मॉस्क ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान। तो जो लकी था पेशेंट की, जो बाई स्टैंडर वहाँ पे था, वो ही वॉज अ डॉक्टर। उन्होंने उसको सीपीआर करते करते हमारे पास लाया एट मेडिसिटी और एवरीबडी हैड डिक्लेयर्ड हिम डेड। सबको लगा कि ये मर चुके हैं, बट जब वो हमारे पास आए वी सॉ देयर वाज अ रिदम विच वाज शॉकेबल। एक वीएफ चल रहा था, उनको हमने शॉक दिया, रिदम रिवर्ट किया, टुक हिम टू द कैथ लैब और उसके बाद उनकी आर्टरी ओपन कर दी और आज वो पेशेंट, इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट नाउ 2 years, वो बिल्कुल ठीक है और ही इज़ अ हैप्पी मैन एंड हिज फैमिली इज़ वेरी हैप्पी। जी डॉक्टर साहब, आई थिंक यही हमारे शो का भी ऑब्जेक्टिव है कि जो आम जनता है वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेके वेरी इंपॉर्टेंट, जो है वेरी पेशेंट की जान बचा इंपॉर्टेंट। सके। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू कन्विंस पीपल इज़ दैट जब लोगों को हार्ट अटैक आया होता है हमारे ख़ास तौर पे जम्मू में, बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, आई डोंट नो कि वो जस्टिफाइड है या नहीं, बट लोगों को जब आप ये बता दें कि आपको हार्ट अटैक है, दे वांट टू बुक अ कैब एंड दे वांट टू गो टू पंजाब। जी, वो चाहते हैं कि हम कहीं भी चले जाएं। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि हार्ट अटैक में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो टाइम है। जी, टाइम इज़ मसल। अगर आप वक्त बीतते, एक तो आप जो ट्रैवल करेंगे ड्यूरिंग हार्ट अटैक, दैट इज़ वेरी रिस्की, जी डॉक्टर साहब। दैट कैन बी लीथल। अगर आपको वीटीवीएफ हो गया जो मैंने आपसे कहा, जी, दैट कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट। फिर चाहे वो गाड़ी दिल्ली जाए या अमेरिका चली जाए, बट कोई फ़ायदा नहीं डॉक्टर साहब, होगा। इन्हीं लोगों के लिए जिनको ऐसी धारणा है, इसके लिए आप बताना चाहेंगे किस तरह की कार्डियक सुविधाएं आज जम्मू कश्मीर में, हमारे जम्मू रीजन में ही अवेलेबल है कि उस पेशेंट को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े? आज वक्त बहुत बदल गया है। आज हमारी स्टेट में बहुत ज़्यादा एडवांस प्रोसीजर्स हो रहे हैं और हार्ट अटैक जैसे केसेस तो हमारे लिए बिल्कुल ही बेसिक केसेस हैं जो कि आए दिन हम करते रहते हैं। एंड विद लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो केसेस होते हैं जिनमें बड़ी मुश्किलात होती हैं, हम वो भी बड़ी ईज़ से कर लेते हैं। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड हार्ट अटैक इज़ अ लीथल कंडीशन। अगर आप कुछ ना करें तो जान जाने का ख़तरा है ही। कभी कभार इलाज के दौरान भी मरीज़ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि बच पाए, तो कभी जान भी जा सकती है और वो मोर्टेलिटी रिस्क इज़ यूनिवर्सल। अगर आप चाहे यहाँ पे इलाज कराएं, चाहे आप बाहर जाके इलाज करा लें, तो थोड़ा बहुत रिस्क आपको एक्सेप्ट करना है लाइफ में एंड यू हैव टू गेट द राइट ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट हैज़ टू बी इन टाइम। समय बीतने के बाद उस इलाज का फ़ायदा आपको पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हार्ट का मसल डैमेज हो गया, डेड हो गया, वो दोबारा से रिकवर नहीं हो पाएगा। सो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो इनिशियल आपके जो 2-3 घंटे होते हैं, दे आर वेरी क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो 2 घंटों के अंदर अंदर अगर आपके पास ये सारी फैसिलिटीज़ आपकी स्टेट में अवेलेबल हैं, यू कैन गो टू एनी कार्डियोलॉजिस्ट हु इज़ डूइंग प्राइमरी एंजियोप्लास्टीज रादर देन ऑप्टिंग टू गो टू अ फार फ्लंग एरिया, जो फार ऑफ एरिया। आप पंजाब ट्रैवल करें, चंडीगढ़ ट्रैवल करें या बी इट एनी अदर प्लेस, दैट इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन। उससे आप अपनी लाइफ को उल्टा जोखिम में डाल सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बात की एंजियोप्लास्टी की, ये शब्द सुनते ही पेशेंट के मन में एक डर आ जाता है। इसके बारे में आप थोड़ा पेशेंट को बताएं, क्या एंजियोप्लास्टी के बाद भी एक इंसान नॉर्मल जीवन जी सकता है? और कोई एक पेशेंट स्टोरी आप शेयर करें जो राइट टाइम पे एंजियोप्लास्टी कराने के बाद आज एक नॉर्मल लाइफस्टाइल। एंजियोप्लास्टी इज़ नॉट अ वेरी बिग प्रोसीजर। एंजियोग्राफी पहले हम करते हैं। एंजियोग्राफी का मतलब ही है हार्ट की नाड़ू को देखना, जो हार्ट की नसें उनको देखना, उसको हम एंजियोग्राफी कहते हैं। और जब उसमें ब्लॉकेज पाई जाए तो क्या किया जाता है, उसमें एक स्पेशल वायर क्रॉस की जाती है। वायर क्रॉस करने के बाद एक स्पेशल टाइप का बलून लिया जाता है जिससे हम क्लॉट को क्लियर करते हैं या प्री डायलेट करते हैं, और देन डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द वेसल हम उसमें स्टेंट लगा लेते हैं, जिसको हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। तो दिस होल प्रोसीजर इज़ नोन एज एंजियोप्लास्टी। तो एंजियोप्लास्टी इज़ अ बेसिक प्रोसीजर जो हार्ट अटैक के लिए भी यूज़ किया जाता है, या
जो क्रोनिक स्टेबल एंजाइनाज हों, जहाँ पे पेशेंट को बड़ी देर से चलने पर छाती में दर्द हो रहा है, अब वो दवाइयों से रिलीव नहीं हो रहा है, उसके लिए भी कर सकते हैं। और ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। और एंजियोप्लास्टी की खासियत ही ये है कि आप पहले दिन प्रोसीजर करते हैं और अगले दिन पेशेंट जो है वो अपना नॉर्मल रूटीन लाइफ जो है वो रिज्यूम कर सकता है। तो ये कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ तो है नहीं, आए दिन हम कर रहे हैं, डे इन एंड डे आउट वी आर डूइंग दिस प्रोसीजर्स। और एक नहीं, हज़ार ऐसी कहानियाँ हैं जो अभी मैंने आपसे सुनाया। एक कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट को भी हमने ऐसा कर दिया। तो ये एक एंजियोप्लास्टी इज़ अ बेसिक एंड लाइफ सेविंग प्रोसीजर। और डॉक्टर साहब, आपने बात की स्टंट्स की, स्टंट्स को भी लेकर के थोड़ा आप हमारे दर्शकों को एजुकेट कीजिए कि ये स्टंट का भी कोई लाइफ टाइम होता है क्या? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद स्टंट को चेंज करना पड़ता है? और क्या एक स्टंट जो अंडरगो करता है पेशेंट, उसकी क्या पेशेंट जर्नी रहती है, इसके बारे में अगर बताएं। सो स्टेंटिंग आप तभी करते हैं व्हेन इट इज़ नीडेड। और अक्सर लोगों के मन में ये भी बड़ा वहम होता है कि अगर हमने डॉक्टर के पास एंजियोग्राफी करा ली तो उसने स्टेंट डाल ही देना है। ऐसा नहीं होता है। आजकल जो भी होता है, यू गेट अ सीडी, आपकी जो है पूरा वो सीडी बना होता है, तो आप उससे सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं। और हाँ, जब भी हार्ट अटैक आया हो तो डोंट आर्ग्यू कि अभी ये होगा वो होगा, ट्राई टू सेव योर लाइफ और अपनी डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि आपके लिए उस समय बेटर क्या है। और स्टेंट की लाइफ की बात जहाँ तक है, देखिए मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। आजकल के टाइम में जो एडवांस स्टेंट्स आ गए हैं, मेडिकेटेड स्टेंट्स आ गए हैं, जो कि काफ़ी सालों से हैं, अब तो मेडिकेटेड स्टेंट्स ही होते हैं सिर्फ। और उसमें भी स्ट्रट डिज़ाइंस, थिकनेस ऑफ द स्टेंट, वो बड़ी चीज़ें जो इवॉल्व हो रही हैं और बड़े हाई क्वालिटी स्टेंट्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो स्टेंट डालने के बाद जो रिस्क्स आपके जो होते हैं, कि अगर मैं खराबी के रिलेटेड आपसे बात करूँ तो वो ये खतरा होता है कि स्टेंट में क्लॉट बन जाए, जिसको हम स्टेंट थ्रोम्बोसिस कहते हैं। स्टेंट थ्रोम्बोसिस बनने का खतरा जो होता है, एक तो अर्ली होता है जो कि पहले ही 24-48 घंटे में बन जाए, ठीक है। दूसरा होता है लेट, जो कि मानो 2-3 महीने के बाद हो जाए। और तीसरा वेरी लेट, जो 1 साल 2 साल बाद क्लॉट बन जाए। तो वो कुछ लोगों की जो है अपनी इंटरनल मेटाबॉलिज्म इश्यूज़ कभी कभार होते हैं, या वो मेडिकेशंस प्रॉपरली नहीं खा रहे हैं, या स्टेंट जहाँ पे डिप्लॉयड था वहाँ पे कोई कैल्शियम वगैरह था वो एक्सपैंड नहीं हो पाया प्रॉपरली, तो उसमें हो सकता है। तो इस केस में आपका क्या होता है, वो डेफिनेटली एक इशू होता है, उसको दोबारा से फिर आपको क्लियर करना पड़ता है। बट स्टेंट जो डिप्लॉय हो गया वो बॉडी में रहेगा, यू कैन नॉट टेक इट आउट। दूसरा इशू होता है आईएसआर, दैट इज़ नॉट दैट कॉमन नाउअडेज। आईएसआर क्या होता है कि दोबारा से जो क्लॉट, जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन था वो वेसल के अंदर जो है दोबारा से स्टार्ट हो गया है, जिसके डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं साइंटिफिकली। तो दीज आर द 2 इश्यूज दैट वी फेस। एक तो स्टेंट थ्रोम्बोसिस होता है, दूसरा आईएसआर होता है। आईएसआर ग्रेजुअली डेवलप होता है, आईएसआर डेवलप्स ओवर द ईयर। तो स्टेंट थ्रोम्बोसिस जो होता है वो इंस्टेंट होता है। स्टेंट थ्रोम्बोसिस बिहेव्स लाइक अ हार्ट अटैक, फिर से इंसान को ऐसा लगेगा कि हार्ट अटैक आ गया। और जो आईएसआर होता है वो बिहेव करता है ग्रेजुअली, आप फिर से मरीज़ बोलना शुरू कर देगा, मुझे फिर से सांस फूलना शुरू हो रहा है, फिर से चल रहा हूँ तो मेरी छाती में दबाव पड़ रहा है। बट इनका जो इंसिडेंस है आजकल बहुत कम हो गया है। जो स्टेंट थ्रोम्बोसिस है, अगर हम साइंटिफिक डेटा देखें या मैं अपनी प्रैक्टिस की भी आपको बात करके बताऊँ, इट इज़ हार्डली 2%। मतलब 100 में से 2 लोगों को स्टेंट थ्रोम्बोसिस हो सकता है, और दैट इज़ यूनिवर्सल। वो यहाँ पे भी हो सकता है, दिल्ली में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। आईएसआर का इंसिडेंस जो है वो बड़ा वेरिएबल है। तो विदाउट गेटिंग इनटू फाइन डिटेल्स, तो ये 2 चीज़ें होती है। तो अगर ये हो जाए तो देन देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स हाउ वी सॉल्व इट, ठीक है। तो वो एक बारी जब भी गॉड फॉरबिड किसी पेशेंट के साथ ये हो जाए तो देयर आर वेज टू डील इट एंड दैट कैन बी डन। सो अदर देन स्टेंटिंग, द अदर ऑप्शन विद यू इज बाईपास सर्जरी। जी। तो अब अक्सर इस सवाल पे मैं आने वाला था, ये जो जी हाँ। सर्जिकल इंटरवेंशन है, कब ज़रूरत पड़ती है और किस स्टेट पे जाके आप सोचते हैं कि एक पेशेंट को सर्जरी करानी चाहिए? देखिए, अब इसमें थिंग्स आर क्वाइट सिंपल। अगर आप जो है पेशेंट ने अपनी एंजियोग्राफी करवा ली, वो बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, और वो पेशेंट को एक फोकल लीजन था हार्ट में, तो वो हम स्टेंटिंग से फिक्स कर सकते हैं। अब वो कौन लोग हैं जिनको बाईपास की ज़रूरत होती है? बाईपास के लिए यूजुअली हम उन पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं जिनको लेफ्ट मेन डिजीज़ हो विद डायबिटीज़, ठीक है, मल्टी वेसल डिजीज़ हो, एक से ज़्यादा वेसल्स में ब्लॉकेज हो, डिफ्यूज़ डिजीज़ हो, मतलब डिजीज़ जो है वो एक एक पार्ट पे लोकलाइज नहीं है, वो फैलाव में है, काफ़ी ज़्यादा है। हैविली कैल्सिफाइड वेसल्स हैं, मतलब कैल्शियम डिपॉजिटेड है वेसल के ऊपर, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं पत्थर जमा हुआ है, पथरी सी बनी हुई है। तो ये जो डिफ़िकल्ट एनाटमीज़ होती हैं, जहाँ पे हम ये सोचते हैं कि इसमें स्टेंटिंग उतनी कामयाब नहीं रहेगी, तो हम उनको बाईपास के लिए रिकमेंड करते हैं। बाईपास क्या होता है? एक ओपन हार्ट सर्जरी होती है, जिस पे आपने हार्ट पंप मशीन पे पेशेंट को डालना होता है। आजकल उसमें भी बीटिंग हार्ट सर्जरीज़ भी होती हैं। तो उसमें क्या किया जाता है कि जो अपने ही हार्ट से वेसल्स निकाल के जो आप बाईपास ग्राफ्ट लगा लेते हो,
आम जनता को समझाने के लिए, जैसे आपके शहर में एक रास्ता तंग हो गया तो आप क्या करते हैं, आप एक फ्लाईओवर बना लेते हैं, वो इनिशियल पॉइंट से डिस्टल पॉइंट तक कनेक्ट करता है, तो फिर सारा ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट कहाँ से हो जाता है, आपके फ्लाईओवर से। सेम इज़ बाईपास। तो जो रास्ता तंग पड़ गया है खून के फ्लो का अपना नेचुरल, उसको हम बाईपास कर देते हैं विद अनदर वेसल फ्रॉम योर ओन बॉडी। तो बाईपास भी एक बहुत अच्छा इलाज है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आपके रिस्क फैक्टर्स जो अंदर से थे, मानो आपका कोलेस्ट्रॉल पहले हाई रह रहा था, आप पहले स्मोक कर रहे थे, आपका शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं था, आप ये सारे इलाज कराने के बाद दोबारा फिर से इसी बीमारी से बीमार पड़ सकते हैं। सो ये कोई ऐसा इलाज नहीं है कि आपने बाईपास करा दिया एंड देन यू हैव टू गिव अप ऑल द मेडिकेशंस। नहीं, उसके बाद आपने और ज़्यादा पर्टिकुलर रहना है कि अब मैंने अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना है। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? बीपी कंट्रोल करो, योर ब्लड प्रेशर शुड ऑलवेज बी लेस देन इन द रेंज ऑफ 120/80, ठीक है, इफ़ यू आर हैविंग अ हार्ट डिजीज। नंबर 2, योर कोलेस्ट्रॉल शुड बी कंट्रोल्ड, उसमें आपका LDL ट्राइग्लिसराइड्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नाउअडेज वी लुक एट नॉन HDL एंड लाइपोप्रोटीन ए ऑल्सो। ये सारे पैरामीटर्स आपके कंट्रोल में होने चाहिए। एंड डोंट बिकम एन एक्सपर्ट योरसेल्फ, ऑलवेज मीट योर डॉक्टर, उनसे पूछो। मैं कल की बात बता रहा हूँ, कल एक पेशेंट जो है वो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, मैं 7 साल से दवाई खा रहा हूँ। अगर आप दवाई प्रॉपर डोज नहीं खा रहे हैं तो वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी, वो आपको इम्प्रूव नहीं करेगी आपकी कंडीशन को। एंड व्हेन आई लुक्ड एट हिज एंजियोग्राफी, जो इलाज करा रखा था वो सारा जीरो हो गया था। जीरो। तो आई थिंक काफी पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो एक बार दवाई लेने पर चले जाते हैं और वो दवाई काफी देर तक खाते रहते हैं विदाउट रेगुलर काउंसलिंग एंड एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट को आपने एजुकेट करना है। नंबर 3, आपका शुगर कंट्रोल शुड बी वेरी गुड। स्मोक को आपने बिल्कुल, स्मोकिंग आपने करनी नहीं है। मोटापा, ओबेसिटी शुड नॉट बी देयर। आपने अपने वजन को मेंटेन करना है। यू शुड बी विद इन योर आइडियल BMI, इट शुड बी लेस देन 25 एटलीस्ट, ठीक है। आपने अपना बॉडी वेट आइडियल मेंटेन करना है, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ड्रिंक नहीं करना है आपने, फिर स्मोक नहीं करना है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी है, और अपनी मेडिकेशंस को आपने रेगुलरली लेना ही लेना है। अगर आप ये सब करेंगे तो चांसेस ऑफ हैविंग हार्ट डिजीज़ आर वेरी रेयर। वी हैव पेशेंट्स जिन्होंने 25-25 साल पहले स्टेंटिंग करा रखी है और उन्हें आज तक कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली वी हैव पेशेंट्स जिन्हें 20-25 साल पहले बाईपास करा रखा है और उन्हें आज तक कोई दिक्कत नहीं है। एट द सेम टाइम आई हैव सीन पेशेंट्स 1 महीने बाईपास के बाद दोबारा हम उनकी स्टेंटिंग कर रहे होते हैं। सो द सोल्यूशन लाइज इन योर ओन हैंड्स। आपका लाइफस्टाइल, यू हैव टू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल एंड यू हैव टू मीट योर डॉक्टर रेगुलरली। डोंट थिंक आई एम एंडोर्सिंग कि प्लीज हमसे आके मिलिए, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज एज एन एक्सपर्ट अ डॉक्टर नोज व्हाट इज गुड फॉर यू। एंड आपको भी बड़ा क्यूरियस रहना है, जानना है कि सर मेरे लिपिड प्रोफाइल को देखे, इज इट गुड। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो दवाई खाने के बावजूद, जिनको मल्टीपल टाइम हार्ट डिजीज़ हो रखी है, मैं देखता हूँ उनका LDL अभी भी बढ़ा हुआ होता है, 90-80 के आसपास होता है, फिर भी वो वही दवाई खा रहे होते हैं। तो अगर आपको समझ आ रहा है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, यू कैन चेंज योर डॉक्टर, यू कैन मीट समबडी एल्स, कीप सीकिंग एक्सपर्ट एडवाइस सो दैट यू मेंटेन ऑल दीज पैरामीटर्स अंडर कंट्रोल। डॉक्टर साहब, AI और टेक्नोलॉजी का क्या रोल देखा जा रहा है एक कार्डियोलॉजी इंडस्ट्री में, इसके बारे में अगर थोड़ा बताएं। सो AI आई वुड से इज़ फ्यूचर, इट इज़ प्रेजेंट एंड फ्यूचर बोथ। AI से हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। अभी भी आई फील लाइक कि जो हमारे पेरिफेरल फार फ्लंग एरियाज़ हैं, अभी रिसेंटली आई टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, समबडी हैड सम इशू इन अ फार ऑफ प्लेस, तो वहाँ पे लकीली अल्ट्रासाउंड अवेलेबल था और मुझे उन्होंने थोड़ा बहुत विंडो दिखा दी, जो देखकर मैंने उन्हें टेलीफोनिकली गाइड किया और हमने पेशेंट को मैनेज किया। पेशेंट इज़ फाइन नाउ। अभी रिसेंटली हमने सुना कि एक रोबोटिक सर्जरी जो है वो गुड़गांव में बैठे डॉक्टर ने जो है एक 800 किलोमीटर दूर पेशेंट की रोबोटिक सर्जरी की है। सो डेफिनेटली जब इंटीग्रेट होगी ह्यूमन इंटेलिजेंस विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये एक रेवोल्यूशन होगा इन कमिंग डेज, क्योंकि एज अ डॉक्टर वी कीप लर्निंग एवरी डे। देयर इज़ नॉट अ डे जिस दिन हम कुछ नया ना सीखें, और जिस दिन हम सीखना बंद कर दें उस दिन हम आई डोंट बिलीव कि, मैं अपने बारे में तो ये कह सकता हूँ कि वी हैव टू कीप लर्निंग, एवरी वन ऑफ अस, एवरी डॉक्टर हैज़ टू कीप लर्निंग, और AI वुड डेफिनेटली इमेंसली बेनिफिट अस। अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बिकम क्वाइट ईजी। आप रिसर्च आर्टिकल्स को बड़े ईजीली आप देख लेते हैं, कहाँ पे क्या हो गया है, क्या नया चल रहा है। एनालिसिस में आपको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प करती है, बट फाइनल जजमेंट ह्यूमन बींग्स का ही रहेगा। ह्यूमन ब्रेन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। डॉक्टर साहब, आपके इंट्रोडक्शन में एक और चीज़ बहुत पिक्युलर मुझे लगी और मैं पढ़ रहा था, वो था वॉल रिप्लेसमेंट सर्जरीज। इसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये कैसी सर्जरीज है और कैसे पेशेंट को ऐसी सर्जरी से एक अच्छा लाइफस्टाइल दिया जा सकता है। सो देखिए, आजकल कार्डियक साइंसेस बहुत इवॉल्व हो रही हैं, बहुत एडवांस हो गई हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सर्जरी आजकल जो कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस में आ गई है, जिसको हम टैवर कहते हैं, ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट।
पहले एओर्टिक वाल्व अगर किसी पेशेंट का जो है सिकुड़ जाता था, जो कि बहुत कॉमन है, 60 साल के बाद एज में बड़े लोगों का एओर्टिक वाल्व सिकुड़ना शुरू हो जाता है। पहले उसके लिए सर्जरी होती थी ओपन, चेस्ट ओपन करके वाल्व लगाया जाता है। बट नाउ द गुड न्यूज़ इज़ दैट कि जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, या जो सर्जरी के लिए फिट नहीं होते हैं, उनके लिए एक बड़ी ब्यूटीफुल सर्जरी आ गई है टैवर, जिसमें हम टांग के रास्ते से बिना चेस्ट ओपन किए वाल्व को रिप्लेस करते हैं एंड द रिजल्ट्स आर एक्सीलेंट। और उसमें पेशेंट का जो है प्रोलॉन्ग्ड स्टे हॉस्पिटल में नहीं होता है, इट इज़ जस्ट अ 2 डे स्टे। तीसरे दिन से पेशेंट जो है चलना, इनफैक्ट दौड़ना शुरू कर देता है। तो ये एक ऐसी सर्जरी है जो हम करते हैं, हमारे पास ये कैपेबिलिटी है करने की, एंड वी हैव दैट टेक्निक एंड वी हैव द ओटी, एवरीथिंग वी हैव गॉट। तो अगर कोई भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी एओर्टिक वाल्व में प्रॉब्लम है, दे कैन कम टू अस और हम उनको जो है उसके लिए गाइड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल थोड़ा ह्यूमरस रहता है। ये सवाल उन दर्शकों के लिए है जो एक कार्डियोलॉजिस्ट से दूर रहे, तो उसके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? अगर आपने हमसे दूर रहना है तो जंक फूड छोड़ दीजिए, अपना आइडियल बॉडी वेट मेंटेन कीजिए, अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन कीजिए, सिगरेट स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दीजिए, और ट्राई टू मैनेज योर स्ट्रेस लेवल्स। मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअलिटी, जिसमें भी आप देखें, आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करें और रेगुलर वॉक करें। हर दिन 75 मिनट्स वॉक करें सो दैट यू स्टे अवे फ्रॉम अस। और चलिए, दौड़िए, एक्सरसाइज कीजिए, फिट इंडिया ही हिट इंडिया रहेगा। सब, और सही टाइम आने पर सही कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह जरूर ली। जब भी हार्ट अटैक आया हो, दिस इज़ अ मैसेज आई वांट टू स्प्रेड टू ऑल द पीपल। मैं आपको एक रिसेंट स्टोरी बताता हूँ। देयर वाज अ पेशेंट हु केम विद द हार्ट अटैक टू आवर इमरजेंसी, और उसके जो कुछ लोग होते हैं फैमिली में जो नहीं हमने तो बाहर से इलाज कराया है विदाउट नेमिंग द हॉस्पिटल वेयर दे वांटेड टू गो। आई टोल्ड देम इट्स अ रिस्की थिंग, विल डू इट हियर ऑल्सो। सो वंस दे लेफ्ट, तो दे हैड रीच्ड हार्डली, वो अभी कठुआ भी नहीं पहुंचे थे, दे आर कॉलिंग मी बैक, पेशेंट क्रैश कर गया, हम उसको वापस लाना चाहते हैं, ही कुडंट मेक इट। सो डोंट कमिट दिस मिस्टेक। हार्ट अटैक है, ट्रस्ट योर डॉक्टर। ठीक है, आपने अपने डॉक्टर को ट्रस्ट करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ये वो रास्ता नहीं चुना होता तो यू कुड हैव सेव्ड दैट लाइफ। तो जब हार्ट अटैक हो, टाइम को वैल्यू करिए और सही समय पे अपना सही इलाज कराइए। तो ये था हमारा इस हफ्ते का हेल्थ सेगमेंट, टूवर्ड्स हेल्थ, स्पॉन्सर्ड बाय उजाला सिग्नस, जेके मेडिसिटी जम्मू। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर नजमुल साकिब जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ इतने महत्वपूर्ण विषय पे अपनी जानकारी साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और नई हेल्थ अपडेट के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए टूवर्ड्स हेल्थ।